हाँ जी प्यारे बच्चों, बहुत बहुत वेलकम है बेटे। और यूनिट 3 चैप्टर 5 लेक्चर 6A 12th क्लास का है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए जरा। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक सबस्टेंसेस, कॉमा पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस एंड फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस। बताओ किन किन की प्रॉपर्टीज हैं? डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ठीक है। तो देखो बेटे, मैंने ना तीनों को कंपेयर चार्ट से दिखाया है, तो इसलिए 2 पेज में ये पूरा इस तरह देखो लिखा हुआ है। देखो दिखेगा आपको, देखो। तो 1 बाय 1 ध्यान से देखना पड़ेगा, इसीलिए मुझे पहले लिखना पड़ा है। अजीब सा वीडियो थोड़ा सा है, तो आप लोग जहां जहां मैं दिखाता जाऊं वहां ध्यान से देखिएगा। ठीक है। तो देखो बेटे, डायामैग्नेटिक आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करते हैं, पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करते हैं, और फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है, देखो जरा पढ़ने में आ रही है, when powder of material is placed inside the non-uniform magnetic field। यानी हम क्या करें, डाई का, पैरा का और फेरो का पाउडर बना लें और उसे वॉच ग्लास में रख लें। किस में रख लें? वॉच ग्लास में। और फिर उसे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें। बात समझ आ गई? ठीक है। तो देखो ये वॉच ग्लास में ना शुरू में हमने समान ऊंचाई तक पाउडर रखा था, ऊंचा नीचा नहीं था, ये एक सी ऊंचाई तक पाउडर था। अब देखो बेटे, यहां पर ध्यान से देखो, ये जो पोल्स है ना ये पास पास हैं, देखो। और यहां देखो, थोड़ा सा देखो, इन दोनों में डिफरेंस देखो। यहां पोल्स पास पास हैं, यहां पोल्स दूर दूर हैं। देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, यहां पोल्स पास पास हैं। तो अगर पोल्स पास पास होते हैं ना, तो मिडिल में, बीच में हायर मैग्नेटिक फील्ड होता है और किनारों पर लोअर मैग्नेटिक फील्ड होता है। किनारों पर लोअर, पढ़ने में आ रहा है, लोअर मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल में हायर। और उल्टी बात सोचो, अगर पोल्स दूर दूर होते हैं, यहां देखो जरा केयरफुली, तो किनारों पर होता है हायर मैग्नेटिक फील्ड और बीच में लोअर। पहले बताओ, इतनी बात याद हो गई? बताओ, पोल्स पास पास हैं तो क्या होता है? बोलो। बीच में ज्यादा। पोल्स दूर दूर हैं तो क्या होता है? किनारों पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है। यानी नॉन यूनिफॉर्म हो गया ना, कहीं ज्यादा है कहीं कम। अब हमने डाया को रखा, एक समान ऊंचाई तक बर्तन को भरा था, वॉच ग्लास में समान ऊंचाई तक पाउडर रखा गया था। लेकिन थोड़े घंटों बाद हम देखेंगे तो वॉच ग्लास में पाउडर ऐसे हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि देखो लोअर मैग्नेटिक फील्ड पर पाउडर ज्यादा हो गया है और हायर पर पाउडर कम हो गया है। क्यों हुआ ऐसा बताओ? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करता। तो ये किधर शिफ्ट हो गया सारा पाउडर? बोलो, किधर शिफ्ट हो गया? लोअर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गया है और हायर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कम रह गया है। ठीक है। क्योंकि फीबल प्रॉपर्टीज होती है तो सारा तो शिफ्टिंग नहीं होती है, लेकिन ज्यादा पाउडर लोअर मैग्नेटिक फील्ड पर शिफ्ट हो जाएगा। अब यहां समझो क्या होगा, बताओ जरा, अपने आप सोचो। मैग्नेटिक फील्ड लोअर कहां है? यहां है, तो यहां पाउडर ज्यादा जमा हो जाएगा और किनारों पर पाउडर कम रह जाएगा। सोचो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया था, डायामैग्नेटिक मटेरियल हमेशा हायर से लोअर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने की टेंडेंसी रखते हैं। पहली बात समझ में आ गई? अब ठीक इसका उल्टा बिहेवियर पैरामैग्नेटिक का होगा। तो अब मैं पैरामैग्नेटिक को कैमरे के सामने कर रहा हूं और फेरो को जरा देखो। पहले बताओ, दिख रहा है क्लियर? देखो वही बेटे सिचुएशन है। देखो नॉर्थ और साउथ पोल को यहां पास पास रखा गया है, यहां पर देखो उनके बीच की डिस्टेंस को ज्यादा रखा गया है। तो देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? लो होगा, बीच में हाई होगा, यहां किनारों पर हायर होगा। इतनी बात हम जानते हैं। ओके। अब तुम बताओ पैरा का बिहेव क्या होगा? बताओ, सोचो क्या बिहेव होगा, बोलो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये हाई की तरफ जाने की टेंडेंसी रखता है, तो ये बीच में ज्यादा जमा हो जाएगा, किनारों पर कम रहेगा।
अब यहां बताओ क्या होगा, हायर पर यहां ज्यादा जमा हो जाएगा किनारों की साइड, और लोअर पर ये कम रहेगा। सोचो ऐसा क्यों हुआ, बोलो। क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिक फील्ड को लाइक करते हैं और लोअर से हायर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लेकिन इस काम में कुछ घंटे लगेंगे। आपने पहले रख दिया वॉच ग्लास में मटेरियल, फिर कुछ इंतजार कीजिए कुछ घंटे, तो कुछ घंटों बाद देखोगे तो ऐसा हो जाएगा। अब यही सैंपल फेरो का है, तो फेरो में दो बातें होंगी। एक तो ये बड़ा क्विकली होगा, कुछ सेकंड्स में ही हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना है। और एक हायर मैग्नेटिक फील्ड पर बहुत ज्यादा मटेरियल जमा होगा। देखो ये पीक कम हाई है, ये पीक देखो बहुत ऊंची तक दिखाई गई है, यानी ये डिपोजिशन बहुत ज्यादा है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है, पैरामैग्नेट की एक्सट्रीम प्रॉपर्टी है। इसका मतलब जो काम पैरा करता है फेरो भी वही करता है, लेकिन बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा। तो इसीलिए हायर पर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जमा हो जाए, बहुत ज्यादा मटेरियल जमा हो जाएगा। इसी तरह यहां देखो, यहां हायर है तो बहुत ज्यादा मटेरियल जमा हो गया है यहां, और बीच में लोअर है मैग्नेटिक फील्ड तो मटेरियल काफी कम रह गया है। तो ये पहली प्रॉपर्टी का जस्टिफिकेशन हो गया कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाई, पैरा और फेरो का क्या व्यवहार होता है। क्लियर। अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं, पहले प्रॉपर्टी पढ़ लो क्या है। देखो ये है, पढ़ने में आ रही है, सेकंड प्रॉपर्टी है। देखो मैं पढ़ रहा हूं तुम्हारे साथ साथ। व्हेन द रॉड ऑफ मटेरियल इज सस्पेंडेड इनसाइड द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक रॉड बना ली आपने, एक रॉड ले ली, इस तरह से समझ लो, और उसको हमने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक धागे से लटका दिया, एक धागे से इस तरह से लटका दिया। ये धागा है, धागे से इसको ऐसे लटका दिया, और ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से। तो देखो ये इसको यहां दिखाया गया है। तो अब देखो डाया का बिहेवियर क्या होगा, इस रॉड को लटकाएंगे तो देखो ये रॉड को आप चाहे ऐसे लटका लेना, लेकिन अगर आप एक दो घंटे बाद देखोगे तो ये रॉड बदल के ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये ऊपर से लटकी हुई है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है ये पोल्स दूर दूर हैं, तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या है बताओ, लोअर। तो ये मटेरियल लोअर मैग्नेटिक फील्ड में सेट होगा, हायर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ नहीं जाना चाहेगा। तो इस तरह से ये मटेरियल यहां पर लटका रहेगा। ठीक है। अब यही मान लो पैरा होता तो इस तरह से नहीं लटकता, वो इस तरह से लटकता, इस तरह से। ये ऊपर लटका हुआ है लेकिन इस तरह से। ठीक है, देखो अब पैरा का दिखा रहा हूं, जरा देखो, पैरा और फेरो दोनों का ही देखो एक ही सा बिहेवियर होता है। दिख रहा है बिहेवियर दोनों का। देखो ये रहा पैरा का, देखो रॉड इस तरह से है, देख रहे हो, इस तरह से। ठीक है, लेकिन इस काम में स्लोली होगा, ये काम हो तो जाएगा, देखो लिखा भी है मैंने स्लोली। स्लोली का मतलब काम तो ये हो जाएगा लेकिन टाइम ज्यादा लेगा। और यही रॉड अगर फेरो की होगी तो आप लटका के बस हटेंगे और फौरन ये ऐसे हो जाएगी, क्विकली, एकदम ये काम तेजी से होगा, क्विकली होगा, है ना, क्विकली, रैपिडली, फास्ट, तो ये काम होगा। तो समझ में आ गया। बताओ क्या कारण है ऐसा होने का, क्योंकि ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करते हैं, तो ये अपनी पोजीशन को ऐसे रखते हैं पैरा और फेरो, और डाया जो है आपको बताया ही था अभी, ये इस पोजीशन को होल्ड करता है। ठीक है। अब बेटे तीसरी प्रॉपर्टी पर चर्चा कर रहे हैं। देखो पहले प्रॉपर्टी पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ने में आ रही है, पढ़ो क्या लिखा है। देखो हमने लिखा है डाया, पैरा और फेरो का बिहेवियर जब उन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ्लक्स में रखा गया, यानी हमने कहीं मैग्नेटिक फील्ड लगाया था तो उसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रही थी। तो डाया को रखें तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ क्या व्यवहार करेगा उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखो, दिख रहा है डायग्राम, क्लियर, ये रहा डायग्राम, फोकस करो, दिख रहा है। अब बताओ क्या व्यवहार है। देखो ये लाइन ऑफ फोर्स को, ये लाइंस ऑफ फोर्स को अपने अंदर से जाने से मना करता है, उन्हें रिपेल कर देता है। देखो ये लाइन ऑफ फोर्स इसके अंदर से जाना चाहती थी, लेकिन इसने क्या किया, रिपेल किया इसे,
और अब ये देखो, ये इसके अंदर से जाती अगर सीधी चलती तो, लेकिन इसने इसे रिपेल करके देखो जरा कहां से भेजा है, दिख रहा है, बाहर से। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को देखो, ये भी इसके अंदर से जाना चाहती थी ये वाली, इसको भी इसने रिपेल करके कहां से भेजा है, बाहर से। यानी ये मैग्नेटिक फ्लक्स को रिपेल करता है और ये कोशिश करता है कि मेरे अंदर से कम लाइंस ऑफ फोर्स जाएं, है ना। ठीक है, तो उन्हें धक्का दे देता है, जो अंदर से भी जा रही होती हैं उन्हें धक्का दे देता है ताकि मेरे अंदर से कम मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरे। इसे कहते हैं एक्सक्लूजन ऑफ फ्लक्स, एक्सक्लूड करना, अपने में से बाहर फेंक देना। रिपल्शन बिहेवियर लाइंस ऑफ फोर्स के लिए शो करना, तो इसे कहते हैं एक्सक्लूजन ऑफ फ्लक्स। समझ आ गया। लाइंस ऑफ फोर्स को अपने अंदर से ना जाने देने की टेंडेंसी, रिपेल करने की टेंडेंसी, कम लाइंस ऑफ फोर्स मेरे अंदर से जाएं, इस बात की टेंडेंसी। ठीक है, अब पैरा का बिहेवियर देखना, पैरा और फेरो का। दिख रहा है, पहले तो ये बताओ यार, दिख रहा है? ठीक, तो देखो जरा केयरफुली। देखो बेटा, पैरा में होता है इंक्लूजन ऑफ फ्लक्स, ये लाइंस ऑफ फोर्स को अट्रैक्ट करता है जो इसके अंदर से नहीं जा रही होती हैं। तो देखो, ये तो इसके बाहर से जा रही थी, इसने इसको अट्रैक्ट किया कि मेरे अंदर से गुजरो, इसको अट्रैक्ट करके अपने अंदर से गुजारने में सफल हो गया। वैसे जिसके अंदर से ना जाती बाहर से गुजर जाती, इसको भी देखो इसने अपने अंदर से गुजारने में सफल हो गया। इस तरह से ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अट्रैक्ट करता है और चाहता है कि वो इसके अंदर से गुजरें। ठीक है, कोई बाहर से लाइन ऑफ फोर्स भी जा रही हो थोड़ी दूर से, जो पहले इसके अंदर से ना गुजर रही हो, तो उसको भी अट्रैक्ट करके अपने अंदर से गुजारने की कोशिश करता है। और फेरो तो भाई साहब बिल्कुल डकैती मारने वाले ही समझ लो, कि कहीं से भी लाइंस ऑफ फोर्स जा रही हो बहुत बहुत दूर से, उनको भी अट्रैक्ट करके अपने अंदर से गुजारने की कोशिश करता है। तो इसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, यानी ये चाहता है ज्यादा से ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर से ही गुजरे हैं। इसको मैंने नाम दिया है सुपर इंक्लूजन ऑफ फ्लक्स की टेंडेंसी, यानी अपने अंदर से ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को गुजारने की टेंडेंसी ये रखता है। क्लियर? तो डाया एक्सक्लूजन ऑफ फ्लक्स, लाइंस ऑफ फोर्स को धक्का देना, रिपेल करना। ये इंक्लूजन ऑफ फ्लक्स, लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर से जाएं ऐसी कोशिश करना। और ये सुपर इंक्लूजन ऑफ फ्लक्स, कि लाइंस ऑफ फोर्स मेरे अंदर से ही जाएं, इस बात की बहुत ज्यादा कोशिश करना। तो ये 3 प्रॉपर्टीज तो आ गई हैं, टोटल हैं 9 प्रॉपर्टीज। तो अगले पेज पर देखो और छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, इनको मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो, अब प्रॉपर्टी है बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आई। ठीक है, आई डायामैग्नेटिक का आई कैसा होता है ना। तो देखो बेटा, मैंने बताया था ये क्या करते हैं बताओ, दे आर फीबली मैग्नेटाइज्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। फीबली मैग्नेटाइज्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी आई की वैल्यू कम होती है फीबली की वजह से और अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब नेगेटिव, तो आई की वैल्यू होती है स्लाइटली माने थोड़ा सा, स्लाइटली नेगेटिव, यानी छोटी वैल्यू होगी आई की और नेगेटिव होगी। क्लियर हो गई बात? अब तुम लोग पैरा के बारे में खुद बताओ, कैसी होगी आई की वैल्यू बताओ। तो ये तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड को लाइक करते हैं, तो ये क्या करते हैं, दे आर फीबली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। फीबली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन, तो आई की वैल्यू होती है स्लाइटली पॉजिटिव। स्लाइटली माने मामूली सी पॉजिटिव, और इसमें स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप बताओ कैसी होगी? सही कह रहे हो, हाईली पॉजिटिव। एक काफी बड़ी वैल्यू होगी और पॉजिटिव सेंस में होगी। पॉजिटिव माने उसी दिशा में मैग्नेटाइज होते हैं जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है। ठीक है, तो ये चौथी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अब पांचवी देखो, फिर वापस आ रहे हैं प्रॉपर्टी पर, पढ़ो पांचवी। देखो बी के फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, तो बी का फॉर्मूला था
म्यू नॉट एच प्लस आई लिखाया है, देख लेना लिखाया था या नहीं बताओ। अब जरा अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एच और प्लस म्यू नॉट आई। अब डायामैग्नेटिक में ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि आई नेगेटिव है, तो बी की वैल्यू में से म्यू नॉट एच में से कुछ कम हो जाएगा, माइनस समथिंग, माइनस समथिंग। माइनस समझे, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो बी की वैल्यू ऑलवेज लेस देन म्यू नॉट एच होगी। तो याद रखो डायामैग्नेटिक में बी की वैल्यू म्यू नॉट एच से कम होती है। कोई बच्चा समझना चाहे कि इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब एयर में जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड उससे कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि कुछ लाइंस ऑफ फोर्स को ये अपने अंदर से बाहर कर देता है, तो वो एयर में तो अगर होती तो सीधी चलती, तो वहां से गुजरती, लेकिन इसने कुछ को बाहर निकाल दिया, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एयर से भी कम होगा। ठीक है, अब यहां बताओ क्या होगा? अब पैरा में तुम लोग बताओ, पैरा और फेरो में, चलो बताओ। तो बी का फॉर्मूला तो वही है, म्यू नॉट एच और प्लस म्यू नॉट आई। अब ये वैल्यू है पॉजिटिव, तो बी में ये म्यू नॉट एच में कुछ जुड़ जाएगा, तो बी इज ग्रेटर देन म्यू नॉट एच। इसका मतलब है जितना मैग्नेटिक फील्ड एयर में होगा, पैरा के अंदर उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। एयर की तुलना में इसके अंदर ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चल रही होंगी। सोचो क्यों चल रही होंगी? क्योंकि इसने फ्लक्स को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लिया था, लाइंस ऑफ फोर्स को, तो लाइंस ऑफ फोर्स की गिनती बढ़ जाएगी। अब इसमें तुम बताओ, बी इज ग्रेटर देन म्यू नॉट एच, क्योंकि इसने क्या किया था, ज्यादा से ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स को अपने अंदर अट्रैक्ट करके बुला लिया था, तो एयर की तुलना में इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा होगा। क्लियर हो गया बच्चों? अब अगली बात देखो बेटे, है ना, अगला प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं काई एम को, काई एम मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी को। काई एम का फॉर्मूला होता था आई अपॉन एच, याद आ गया होगा, आई अपॉन एच। अब डाया के लिए सोचो, आई की वैल्यू तो नेगेटिव है, तो काई एम होगा स्लाइटली नेगेटिव। स्लाइटली माने मामूली सा नेगेटिव, छोटी सी वैल्यू और नेगेटिव। सोचो क्यों नेगेटिव है? क्योंकि आई नेगेटिव है और छोटा सा है, तो नेगेटिव में किसी पॉजिटिव चीज का भी डिवाइड करोगे, एच पॉजिटिव होता है, तो आंसर तो नेगेटिव आएगा, और आई की वैल्यू छोटी है इसलिए आंसर छोटा आएगा, स्लाइटली नेगेटिव। अब पैरा के बारे में विचार करो, काई एम में, पैरा और फेरो के बारे में बताओ क्या होगा। काई एम का फॉर्मूला तो वही है बेटा, आई अपॉन एच, लेकिन आई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो काई एम होगा कैसा, स्लाइटली पॉजिटिव, क्योंकि वैल्यू इसमें भी स्लाइटली थी, छोटी वैल्यू थी, स्लाइटली पॉजिटिव थी, तो काई एम भी स्लाइटली पॉजिटिव होगा। तो इसकी मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी जो होती है वो स्लाइटली पॉजिटिव होती है। अब इसमें सोचो क्या होगा काई एम, बताओ, हाईली पॉजिटिव, यानी काफी बड़ी वैल्यू और पॉजिटिव, तो इसकी मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की हाईली पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर हो गई? अब आगे देखो, एक और प्रॉपर्टी पर चर्चा कर रहे हैं, म्यू आर। म्यू आर का नाम तुम्हें याद ही है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या नाम था? रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, तो बताओ भाई म्यू आर के बारे में क्या कह सकते हो? 1 प्लस काई एम, काई एम नेगेटिव है तो 1 में से कुछ कम हो जाएगा, ये नेगेटिव है, तो म्यू आर इज लेस देन 1 में से कुछ घट गया तो 1 से कम बचेगा, यानी डायामैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से कम होती है। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब यहां बताओ, अपने आप बताओ, म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, समझ ही गए होगे, और म्यू आर इज फार ग्रेटर देन 1, एक से बहुत बड़ी वैल्यू होती है, क्योंकि काई एम बहुत बड़ा है इसका, काई एम हाईली पॉजिटिव है, तो म्यू आर भी
1 से बहुत बड़ा आएगा। क्लियर है? अगली प्रॉपर्टी पर चर्चा कर लो जल्दी से। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखो बेटे, डायामैग्नेटिक पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। टेम्परेचर बढ़ाने से ना तो डायामैग्नेटिक करैक्टर बढ़ता है ना कम होता है। ठीक है? पैरामैग्नेटिक करैक्टर पे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से पैरामैग्नेटिक करैक्टर कम हो जाता है। पैरामैग्नेटिक करैक्टर कम हो जाता है, पैरामैग्नेटिक करैक्टर घट जाता है। और फेरो पर भी असर होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से फेरोमैग्नेटिक करैक्टर भी कम हो जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है। ठीक है? काफी कम हो जाता है। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि फेरोमैग्नेट जो है, एक टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो पैरामैग्नेट जैसा बिहेवियर भी शो कर सकता है। आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी। अच्छा, एक चीज और रहती है, इसको अभी मैं पढ़ाऊंगा, पहले समझ लो। क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ जो है वो है काईएम इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये डायामैग्नेटिक क्यूरीज लॉ को ओबे नहीं करते हैं। डू नॉट ओबे क्यूरीज लॉ। इसको ओबे नहीं करते हैं। पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं वो इसको ओबे करते हैं। ओबे क्यूरीज लॉ, ओबे करते हैं। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी इसको ओबे नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, नहीं। तो सिर्फ ओबे कौन करते हैं क्यूरीज लॉ को? बोलो, ओनली पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। क्यूरीज लॉ को अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो अभी मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है? थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।